अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं IT 304 डेटाबेस सिस्टम्स BS4 ईयर प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है। इसका हम पास पेपर 2017 का डिस्कस करेंगे। उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये शॉर्ट आंसर्स हैं आपके 10 शॉर्ट आंसर्स हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल ये 20 मार्क्स के आपके सवाल हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्यूरी का है। राइट अ क्यूरी टू गेट डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम आर नॉट जॉन रॉय एंड स्मिथ। तो हम जो है उसके लिए क्यूरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैंडिडेट। ये एक टेबल का नेम है। इसको कैंडिडेट की बजाय हम इसको एम्प्लॉय करना ये है ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसको एम्प्लॉय कर देते हैं। तो सिंपल है कि यहाँ पर आए क्योंकि वो एम्प्लॉय के बारे में बात हो रहा है। एम्प्लॉय का हमने टेबल ले लिया है। उसके अंदर से आपने उन एम्प्लॉय के नेम बताने हैं कि जो जॉन रॉय और स्मिथ नहीं है। सो एम्प्लॉय नेम लाइक जॉन और एम्प्लॉय नेम लाइक रॉय और एम्प्लॉय नेम लाइक स्मिथ है। इसको हमने नॉट कर दिया है। तो वो जिन क्यूरीज में मिलेगा वो उसका रिवर्स चलेगा। तो जिनमें नहीं होगा इसके बदले हमें वो वाली चीज का रिजल्ट मिलेगा इस क्यूरी के बाद। Next, write a query to display those employee whose employee name contains small o or working in the same department of a Smith। तो where के बाद उसने यहाँ पे हमारे लिए दो conditions लगाई हैं। So write static from employees where employee name like ओ लाइक इसके स्टार्ट में भी परसेंटेज है, बाद में भी है, यानी उसके दरमियान में कहीं पर भी ओ आ जाता है तो ये उसको शेयर डिस्प्ले कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका जो डिपार्टमेंट नेम है वो सेमत वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक सब क्यूरी यूज करेंगे। उस सब क्यूरी के अंदर आप जो है वो सिमित की डिटेल्स जो है उनको डिस्प्ले करवाएंगे। सिमित का डिपार्टमेंट नेम हम उसको सर्च कर लेंगे। तो उसके लिए क्यूरी हमने लिखी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयर्स वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सिमित। तो ये हमें डिपार्टमेंट नेम बताता है और उसकी बेस पर हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट आता है राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000 और मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 35,000। तो दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय आईडी सर्च करनी है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000 और सैलरी जो है उसका जो मैक्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 35,000 के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्यूरी है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट टोटल सैलरी विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000 ऑर्डर बाय टोटल सैलरी डिसेंडिंग। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000 एंड इसको आप ऑर्डर बाय कर रहे हैं टोटल सैलरी के साथ और इसको आप डिसेंडिंग जो है वो इसको सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। सो सिलेक्ट मिनिमम सैलरी। मिन का इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है वो लगाया फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रुप बाय हम उसको कर लेंगे डिपार्टमेंट आईडी एंड ऑर्डर बाय कर लिया सैलरी डिसेंडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मल्टीपल जो टेबल्स होते हैं उनके दरमियान में जो डिफाइंड रिलेशनशिप होता है ये उसको प्रिजर्व करती है, उसको टेक केयर करती है। व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडिड और डिलीटेड, जब आप रिकॉर्ड डिलीट या ऐड कर रहे हैं तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेक श्योर करती है कि जो रिलेशनशिप बनाया गया था दोनों के अंदर वो मेंटेन रहे। इट इंश्योर दैट की वैल्यूज आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल्स, कि पूरे टेबल के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। A foreign key is a key whose values are derived from the primary key of another table। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी एक टेबल में प्राइमरी की होता है बट किसी दूसरे टेबल के अंदर भी वो सेम चीज होती है लेकिन वहां पे वो ऐसा प्राइमरी की नहीं होता, वो नॉर्मल कॉलम होता है। तो ऐसे कॉलम को हम फॉरेन की कहते हैं। जो एक टेबल में नॉर्मल कॉलम है दूसरे टेबल के अंदर वो उसकी प्राइमरी की है तो वो फॉरेन की कहलाता है। सो अ वैल्यू
कैन नॉट बी इंसर्टेड इन फॉरेन की इफ इट हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन प्राइमरी की। यानी किसी भी वैल्यू के अंदर आप जो है उस वैल्यू को फॉरेन की के तौर पर एंटर नहीं कर सकते एक टेबल के अंदर, अगर वो प्राइमरी की के तौर पर दूसरे रिलेशन टेबल के अंदर वो प्राइमरी की के तौर पर सेम वैल्यू ऐड नहीं है, तो फिर आप उसको किसी एक टेबल में एंटर नहीं कर सकते। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपको कहती है। सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रिक्वायर्स दैट फॉरेन की मस्ट हैव द मैचिंग प्राइमरी की और इट मस्ट बी नल। या तो उसकी मैचिंग प्राइमरी की होनी चाहिए, नहीं तो फॉरेन की जो वैल्यू है उसको नल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस data administrator and database administrator. So data administrator is a person who is responsible for processing data into convenient data model. ठीक है। सो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो डेटा को डेटा मॉडल के अंदर, एक कन्वीनियंट डेटा मॉडल के अंदर उसको प्रोसेस करे। फिर ये जो पर्सन होता है दैट इज इन चार्ज ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट डेटा इज रेलेवेंट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये पर्सन जो है ये इस बात का इंचार्ज होता है कि ये मेक श्योर करे, ये फिगर आउट करे कि जो कौन सा जो डेटा है वो इस डेटाबेस से रेलेवेंट है, तो उसको हम इसमें स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज लेस ऑफ अ टेक्निकल रोल, मोर ऑफ अ बिजनेस रोल विद सम टेक्निकल नॉलेज। सो जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसका टेक्निकल रोल कम होता है और इसका बिजनेस रोल विद सम टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होता है। द रोल इज ऑल्सो नोन एज अ डेटा एनालिस्ट। नेक्स्ट आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स, अपडेट्स एंड मेंटेन द डेटाबेस। जो डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस को अपडेट करता है और उसको मेंटेन रखता है। It is more of wide role as a data administrator might be someone who is hired to create, maintain, and back up the database, optimize the database for high performance, or someone who helps in integrating databases into the applications। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का। ये कैसा पर्सन हो सकता है जो किसी डेटाबेस को क्रिएट भी करता है, उसको मेंटेन भी रखता है और उस डेटाबेस का बैकअप भी ये मेंटेन करता है। इसके अलावा जो डेटाबेस होती है उसको ये ऑप्टिमाइज करता रहता है कि हाई परफॉर्मेंस के उससे गेन कर सके। या एक ऐसा पर्सन भी ये होता है कि जिसका काम ये भी होता है कि जो डेटाबेसेस हैं उनको ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ मर्ज करे, इंटीग्रेट करे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल की एंड कंपोजिट की। Simple key is a single attribute that uniquely identifies a tuple in a relation. ये एक ऐसा पर्सन, सिंपल की क्या है कि ये एक सिंपल एक सिंगल एट्रीब्यूट है जो किसी भी टपल जो है एक रिलेशन के अंदर ये उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल द रिलेशंस यूजेस वन फील्ड टू आइडेंटिफाई ईच टपल। अब ये मार्क्स हैं तो ये रोल नंबर वाइज आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट की। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर भी ये मिसिंग चीज है। आपका ये यूनिक होनी चाहिए, तो ये वैल्यू 2 होगी, आप इसको 4 कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास है तो इसको भी हम 4 रख सकते हैं। तो प्राइमरी की जो है ये यूनिक होती है, लाइक रोल नंबर एंड मार्क्स हैं। तो रोल नंबर 1 के 52 मार्क्स हैं, रोल नंबर 4 के 77 हैं, 2 के 55 हैं, 3 के 45 हैं। तो ये एक सिंगल की है जिसकी बेस पर, एक सिंगल कॉलम की बेस पर आप पूरी रो को आइडेंटिफाई करती है। अब ये हमारे पास है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब इसमें रोल नंबर और कॉल सब्जेक्ट दो कॉलम्स हैं जो मिलकर प्राइमरी की के तौर पे काम करते हैं। कंपोजिट इज अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ कंपोजिट की। यानी इसके अंदर प्राइमरी की के तौर पर 2 या 2 से ज्यादा कॉलम होते हैं। इस के अंदर रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों प्राइमरी की है। मसलन 1 2 बार आ रहा है, 2 बार रोल नंबर है, तो ये तो यूनिक होना चाहिए, तो इसके साथ सब्जेक्ट है। रोल नंबर 1 विद इंग्लिश सब्जेक्ट उसके 52 मार्क्स हैं, रोल नंबर 1 विद मैथ सब्जेक्ट उसके 77 है। सेम रोल नंबर विद डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो ये कंपोजिट प्राइमरी की मिलती है, तो अब ये यूनिक बनता है। ठीक है। फिर ये
दो कॉलम्स आपस में मिले हैं तो उससे प्राइमरी की बनी है, इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएमएल एंड डीडीएल। DDL stands for Data Definition Language, which is used to define data structures. For example, create table, alter table are instructions in SQL. DML is a data manipulation language which is used to manipulate data itself. For example, insert, update, delete instructions in SQL. ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइन द टर्म जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। सो जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस where common characteristics of classes are combined to form a class in a higher level of hierarchy। यानी आप छोटी क्लासेस को इकट्ठा करते हैं और हायर बड़ी क्लास बनाते हैं जनरलाइजेशन में। ये बॉटम टू अप आप कह सकते हैं, बॉटम अप टेक्निक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब क्लासेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ जनरल सुपर क्लास। it represent and is a kind of a relationship. For example, car is a kind of land vehicle। यानी कार, बस, ये स्मॉल क्लासेस हैं। बड़े लेवल पे क्या है कि लैंड व्हीकल एक बड़ी क्लास है, इसी तरह से शिप एक छोटी क्लास है। इसको आप यूज करके वाटर व्हीकल, व्हीकल के नाम की आप क्लास बना रहे हैं बड़े लेवल पे, तो ये आपको ये इकट्ठी करके आप एक बड़ी क्लास इससे बना सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। हियर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड to form specialized classes from an existing classes। It can be said that सब classes are specialized version of a super class। यानी एक मेन क्लास होती है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके न्यू क्लासेस बनाते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशंस बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्रॉ एन ईआर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एंड कन्वर्ट देम इनटू द रिलेशंस। आपने इसकी ईआर डायग्राम बनानी और एंड पे इसमें से आपने टेबल भी डिजाइन करके देने हैं। सो UPS prides itself on having up-to-date information on the processing and current location of the shipped item। To do this, UPS एक company and they relies on a company-wide information system। Shipped items are the heart of the UPS product tracking information system। अब जो shipped items can be characterized by the item number। अब ये एक entity है shipped items, उसके बारे में वो आपको बता रहा है कि जो शिफ्ट आइटम्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, आइटम नंबर, और वो इसका यूनिक होगा, मतलब आइडेंटिफायर होगा। वेट, डायमेंशन, इंश्योरेंस, अमाउंट, इंस्ट्रक्शंस एंड फाइनल डिलीवरी डेट, ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स है। शिफ्ट आइटम्स आर रिसीव्ड इनटू यूपीएस सिस्टम एट अ सिंगल रिटेल सेंटर। रिटेल सेंटर्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टाइप, यूनिक आईडी, एड्रेस, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। Shipped items make their way to the destination via one or more standard UPS transportation events। उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इवेंट्स के अंदर क्या है, यूनिक स्केड्यूल नंबर, एक टाइप है कि वो ट्रक है या फ्लाइट है, किस चीज के थ्रू आप उसको भेज रहे हैं, और नेक्स्ट उसके अंदर आ जाता है डिलीवरी राउट। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। आपने क्या करना है कि इसका ईआर डायग्राम बनाएं टू कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन। बी सर्टेन टू इंडिकेट आइडेंटिफायर एंड कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इसके अंदर एंटिटीज क्या बन रही हैं, रिटेल सेंटर, शिप्ड आइटम्स, ट्रांसपोर्टेशन इवेंट्स, ये तीन एंटिटीज हैं। रिलेशनशिप क्या बन रहे हैं, रिलेशन रिसीव्ड फ्रॉम, और इसके क्या अंदर रिलेशन बन रहा है कि ये रिटेल सेंटर और शिप्ड आइटम्स, यानी ये जो पहली दो एंटिटीज हैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप है शिफ्ट वाया, किस चीज के थ्रू शिफ्ट की गई है, शिफ्ट आइटम एंड ट्रांसपोर्टेशन इवेंट, नेक्स्ट दो वाले एंटिटीज के दरमियान में रिलेशन है। तो ये पहली है शिफ्ट आइटम, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये कहाँ मेंशन है, ये जो पहला एरिया मैंने रेड कर दिया, ये दूसरी एंटिटी के लिए, तीसरी एंटिटी के लिए मैंने रेड कर दी है। तो आपने ये शिफ्ट आइटम बनाया, इसके आपने सारे एट्रीब्यूट्स लिख लिए, ट्रांसपोर्टेशन इवेंट बनाया, इसके इवेंट्स लिख लिए, और शिफ्ट आइटम और ट्रांसपोर्टेशन इवेंट के दरमियान में यहाँ पे देखें आपने शिफ्ट वाया का एक रिलेशन बनाया, तो ये शिफ्ट वाया का बीच में रिलेशन आ गया और इसको आपस में जोड़ दिया। फिर रिटेल सेंटर की एट्रीब्यूट्स आ गए,
और इसमें और शिप्ड आइटम में रिसीव्ड फ्रॉम का रिलेशनशिप बनाया और इसको आपस में मिला दिया। अब जो रिटेल सेंटर है, इट मे हैव वन और मैनी शिप्ड आइटम्स, बट शिप्ड आइटम्स हैव ओनली वन एंड ओनली वन रिटेल सेंटर, जबकि शिप्ड आइटम में हैव वन और मैनी ट्रांसपोर्टेशन इवेंट में हैव वन और मैनी शिप्ड आइटम्स। तो ये इसके दरमियान में ईआर डायग्राम का रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप अभी तक नए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है, ये सर्च कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप चूंकि डेटाबेस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर मेरी डेटाबेस की बहुत सी जो है वो पोस्ट अवेलेबल है। ये जावा प्रोग्रामिंग की आपको टॉप पे मिल रही है। इसके बाद आपको ये एक प्रोजेक्ट मिल रहा है सी प्लस प्लस में मेन्यू सिस्टम। इसके बाद ये एसक्यूएल के बारे में पोस्ट मिल रही है, क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, डिलीट, अपडेट। ठीक है, और फिर ये आपको अगेन एसक्यूएल के ऊपर ये कमांड्स मिल रही हैं मुख्तलिफ, इनको पढ़िए। एसक्यूएल के बारे में ये सारा कुछ आपका एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है, इनको पढ़िए। ये आपकी थ्योरेटिकली प्रेपरेशंस करवाएंगी, इनको लाजमी विजिट कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ मेरा फेसबुक पेज है हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसको लाजमी फॉलो कीजिए से। और इसके अलावा फेसबुक पे मैंने एक ग्रुप बना दिया है एफिलिएटेड कॉलेजेस के नाम से, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपके पास कोई मटेरियल है आप भी शेयर कीजिए, बाकियों के पास है वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप एक दूसरे की हेल्प आउट कीजिए, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कीजिए। ठीक है, सो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, फिर उसमें कहा कि इसके अंदर ईआर डायग्राम के रिलेशंस बनाएं। तो हमारा जो ईआर डायग्राम है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक टेबल बनता है और ये उसके एट्रीब्यूट्स उस टेबल में आ जाएंगे। रिटेल सेंटर का टेबल बना, उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। शिप्ड आइटम का टेबल बना और उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ गए। सो इस तरह से हमारे पास ये टेबल्स का मुख्तलिफ टेबल्स भी हमने बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नॉर्मलाइज द फॉलोइंग रिलेशन एंड एक्सप्लेन ईच नॉर्मल फॉर्म। वो हमने मेन उसका जो है वो रिलेशन को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, एयरक्राफ्ट नंबर, एयरक्राफ्ट नेम, पायलट नेम, मिशन, फ्लाइंग आवर, अर्ली कॉस्ट। अब इस टेबल को हम देखते हैं तो यहाँ पे दो प्राइमरी कीज हैं, एक एयरक्राफ्ट नंबर है और एक पायलट नंबर है। अब ये टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट में क्यों कह रहे हैं हम? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए नीचे टेबल की वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज की बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट में है या नहीं। जब वैल्यूज नहीं गिवन होती तो हर टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? जब आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की होती है तो कुछ कॉलम्स जो होते हैं वो एक प्राइमरी की पर डिपेंड करते हैं, कुछ कॉलम दूसरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी यानी हाफ डिपेंडेंट है, आधे एक पर हैं आधे दूसरे पर हैं, तो इसको हाफ डिपेंडेंसी या पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो फिर ऐसा केस हो तो आपको क्या करना चाहिए, उनको सेपरेट कर देना चाहिए। तो हमने एयरक्राफ्ट नंबर को सेपरेट कर दिया और रिमेनिंग को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये दो टेबल बन जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर हमने इसका एक रिलेशनशिप भी रखना होता है। ठीक है, वो यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट नंबर भी इसके साथ ऐड होगा, वो मेरी मिस्टेक है, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। तो हमने इसमें से एक टेबल जो है ये पहले दो का एयरक्राफ्ट नंबर एंड एयरक्राफ्ट नेम का टेबल सेपरेट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो टेबल अलहदा कर दिया और उसके साथ इसकी प्राइमरी की रहने दी ताकि दोनों में रिलेशन मेंटेन रहे। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद अगर ये अब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ गई है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है, ये थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब आपने इसको लेके जाना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। थर्ड नॉर्मल, अब यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मिशन एक इलेदा से सेपरेट, एक आप कहते हैं नॉन प्राइमरी की है,
तो मिशन के चेंज करने से फ्लाइंग आवर और आवरली कॉस्ट चेंज हो जाती है, मतलब वो चीजें मिशन के की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो वो तो नॉन प्राइमरी की है। तो अगर कोई भी नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी ये ऐसे कॉलम पे डिपेंडेंट है जो प्राइमरी की नहीं है। तो इसका मतलब है उस पोर्शन को आपने इलादा कर देना। तो ये जो मिशन, फ्लाइंग आवर, आवरली कॉस्ट का एक थर्ड टेबल इलादा बन गया। एयरक्राफ्ट नेम और एयरक्राफ्ट नंबर का अलग टेबल, पायलट नंबर, पायलट टेप का, पायलट नेम का अलग टेबल, और मिशन, फ्लाइंग आवर्स एंड आवरली कॉस्ट का सेपरेट टेबल, तीन टेबल इलादा बन गए। अब इन तीनों टेबल में आपस में रिलेशनशिप भी रखना है, उसके लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं और उसमें इन तीनों प्राइमरी कीज को रख देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन थर्ड तक कंप्लीट हो गई है। किसी भी टेबल के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको चाहिए होती हैं टू क्वालिफाई फॉर अ रिलेशन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन जो है वो सेवरल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पर हैं। एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड, एंट्रीज फॉर द सेम डोमेन, यूनिक टपल, यूनिक एट्रीब्यूट नेम, इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस। यानी ये वो चीजें हैं कि जो रिक्वायर्ड हैं, 6 करेक्टरिस्टिक्स। अगर ये पूरी नहीं होती तो कोई भी एक टेबल एक रिलेशन नहीं कहलाता, ठीक है, वो एक नॉर्मल टेबल ही कहलाएगा। अब जो एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड का मतलब क्या है कि एन एंट्री एट द इंसर्शन इन ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक, यानी सिंगल वैल्यू होती है हर रो और कॉलम के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर मल्टी वैल्यू चीज ऐड कर दें। आप नहीं कर सकते कि फोन नंबर का टेबल है तो आप एक ही टेबल, एक ही रो के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर आप दो फोन नंबर यार अपने तीन एड्रेस या दो तीन ईमेल एड्रेस आप ऐड करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका एटॉमिक होना जरूरी है। एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, वो जो एंट्रीज है उनका सेम डोमेन से, एक ही डोमेन से बिलोंग करना जरूरी है। आप मार्क्स का टेबल बना रहे हैं और उसमें आप अपना पर्सनल एड्रेस वगैरह एंटर कर दें, तो रिजल्ट कार्ड के अंदर वो जो टेबल है तो उसके अंदर आप अपना एड्रेस रख दें, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ब्लड ग्रुप, आप अपना जो है पसंद नापसंद रख दें, तो ये गलत है, ठीक है। वो सेम डोमेन से, आपकी डोमेन उस वक्त उस टेबल की डोमेन क्या है कि वो डोमेन आपकी रिजल्ट कार्ड है, तो रिजल्ट कार्ड का टेबल बन रहा है। उस टेबल के अंदर आपको इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि यार आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वहां पे तो सब्जेक्ट के नेम्स और उनके मार्क्स होने चाहिए। तो डोमेन सेम होनी चाहिए। इन अ रिलेशन ऑल एंट्रीज इन अ गिवन कॉलम बिलोंग टू द सेम डोमेन। और फिर वो ये भी होना चाहिए कि नंबर्स के कॉलम में नंबर्स होना चाहिए, ईमेल के कॉलम में ईमेल होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि ईमेल के कॉलम में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दे, अपनी एड्रेस की जगह पर आप अपना ब्लड ग्रुप एंटर कर लें, तो ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है यूनिक टपल, ठीक है। ईच टपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर इन ईच टपल of a table must be different from all other tuples. Uniqueness in a relation is guaranteed by assigning a primary key for each relation. हर रिलेशन के अंदर जो रोज हैं वो हर रोज यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार चार बार एक ही बंदे की एक ही चीज की एंट्रीज हो रही हैं, तो ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस काम के लिए, इस यूनिकनेस को मेक श्योर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप वहां पर एक प्राइमरी की का कॉलम बना देते हैं। प्राइमरी की का कॉलम जो है वो यूनिक होता है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिक एट्रीब्यूट नेम। उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होने, सारे जो है वो यूनिक होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ईमेल एड्रेस के 2 कॉलम बना दें, मोबाइल के 3 कॉलम बना दें, अपने एज के जो है वो 4 कॉलम बना दें, डेट ऑफ बर्थ के 5 कॉलम, 2 कॉलम, तीन, जितने, ऐसा नहीं कर सकते। हर कॉलम यूनिक होना चाहिए। किसी भी नाम के 2 कॉलम या 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसके अंदर ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त क्या है? इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। द सीक्वेंस इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब आप सीक्वेंस को चेंज कर दें, उससे उसका मीनिंग या यूज जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी 1 2 3 4 सीक्वेंस है तो आप 1 4 3 2 इस तरह से भी लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस, इसमें आपका जो टपल है उसके अंदर भी होना चाहिए, यानी उसका भी इनसिग्निफिकेंस उसमें भी होनी चाहिए कि चेंजिंग करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपके पास छठा एट्रीब्यूट आता है कि अगर आप, पहला क्या है हमने देखा कि आप उसके वैल्यूज एटॉमिक फील्ड होनी चाहिए।
यानी एक कॉलम के अंदर एक ही तरह की सारी वैल्यूज होनी चाहिए। फिर क्या है, एटॉमिक वैल्यू का मतलब एक कॉलम में एक चीज, ठीक है, एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू। फिर नेक्स्ट आता है एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, यानी एक कॉलम के अंदर सेम चीजें होनी चाहिए। फिर यूनिक टपल होनी चाहिए, हर रो जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और उसके लिए आप उसके अंदर प्राइमरी की को यूनिक बना देते हैं। यूनिक एट्रीब्यूट नेम, हर कॉलम दूसरे कॉलम से उसका नाम डिफरेंट हो। फिर इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, यानी कॉलम्स का सीक्वेंस बदल भी दें तो टेबल के मतलब पे कोई फर्क ना पड़े। इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस, आप रोज को भी चेंज कर दें तो उससे भी आपके टेबल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये साइड पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, इसके ऊपर मैसेज कीजिए। अगर आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ नहीं बना हुआ तो आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करवा लें। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा डिग्री के एंड तक आप मेरे साथ अटैच रहिए, और इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके जो भी सवाल होंगे वो आप जब आपका दिल करे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। 2017 का पास्ट पेपर हमने डिस्कस किया। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।